हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड सी एच डी सलूजा वेलकमिंग ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चे हम लोग अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस, जो कि हमारा सी एस एग्जीक्यूटिव का सब्जेक्ट है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सी आर पी सी चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं, विच इज़ अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से भी ये बहुत अच्छे से रिलेट करता है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को। जैसा कि आपके सामने आपको दिख रहा है कि हम लोग सीआरपीसी 1973 का चैप्टर नंबर 5 विच इज अरेस्ट ऑफ अ पर्सन के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करना चाहूँगा। और जब हम इस चैप्टर 5 की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग को 2-3 चीज़ें बताई जाती हैं कि हु कैन मेक अ अरेस्ट। लाइक अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है, किसी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, किसी ने कोई कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो इन दैट सिचुएशन उसको कौन कौन लोग अरेस्ट कर सकते हैं। हु कैन अरेस्ट अ पर्सन। अच्छा, इस पर्टिकुलर हु को हम फिर अगेन फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और हम ऐसे बोलते हैं कि एक तो अरेस्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन बाय अ पुलिस ऑफिसर। फिर इसके अलावा एक पर्टिकुलर पर्सन को हम अरेस्ट कर सकते हैं बाय अ प्राइवेट पर्सन। एक प्राइवेट पर्सन भी एक पर्टिकुलर ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है। और इसके बाद हम थर्ड कैटेगरी में पढ़ेंगे कि मजिस्ट्रेट भी एक पर्टिकुलर ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को हमने अरेस्ट करना है तो कौन कौन लोग एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं और किसको हम अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर पे हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ अरेस्टेड पर्सन, कि एक पर्टिकुलर पर्सन को जब हम अरेस्ट कर लेते हैं तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। ठीक है। और थर्ड कैटेगरी में हम ऐसे पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रोसेस, कि अरेस्ट हाउ टू बी मेड, किस तरीके से हमको इस पर्टिकुलर अरेस्ट की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं अगर बात करूं अरेस्ट की, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि अरेस्ट होता क्या है। तो अरेस्ट इज समथिंग लाइक, आप एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करते हो तो हम ऐसे बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनल लिबर्टी इफेक्ट हो गई है। अब वो फ्रीडम के साथ कहीं जा नहीं सकता फॉर द टाइम बिंग, जब तक वो अरेस्टेड है। लाइक अगर मैंने बोला कि मैंने मिस्टर एक्स को अरेस्ट किया है तो इसका मतलब हम लोगों ने उसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब वो फ्रीली जहां भी जाना चाहे, जो उसका फंडामेंटल राइट है वो अफेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको अरेस्ट करके रखा हुआ है, डिटेन करके रखा हुआ है, पकड़ कर रखा हुआ है। अब पकड़ कर रखने का मतलब क्या है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी, हैंडकफ्ड। इट्स नॉट लाइक दैट। हम आज प्रेजेंट टाइम पे ऐसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को हमने अगर बोला कि यू आर अंडर अरेस्ट और वो पोलाइटली हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाने को तैयार है विद द पुलिस ऑफिसर, तो देयर इज नो नीड कि आप उसको हथकड़ी लगाएं। एक पर्टिकुलर पर्सन को आपने बोला कि लाइक यू हैव कमिटेड दिस पर्टिकुलर ऑफेंस, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू अरेस्ट यू। तो इन दैट सिचुएशन अगर वो पर्टिकुलर पर्सन पोलाइटली आपके साथ जाने को तैयार है तो देयर इज नो नीड ऑफ हैंड कफिंग, आप उसके हथकड़ी लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे अरेस्ट का मीनिंग क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले पैराग्राफ में ही आपको बताया कि अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अरेस्ट मीन्स, ध्यान से, टेकिंग इनटू कस्टडी ऑफ अनदर पर्सन अंडर अथॉरिटी इम्पावर्ड बाय लॉ। कहते हैं टेकिंग इनटू कस्टडी ऑफ अनदर पर्सन, आप किसी को कस्टडी में ले रहे हैं। किसको कस्टडी में ले रहे हैं? एक अनदर पर्सन, एक दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को। एंड यू आर लीगली अथोराइज्ड, यू आर लीगली हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। और लीगल अथॉरिटी किसके पास है अरेस्ट करने की? अभी हम लोगों ने बोला 3 लोगों के पास है, एक पुलिस ऑफिसर के पास, एक प्राइवेट पर्सन के पास, एक मजिस्ट्रेट के पास। तो द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड अंडर द लॉ टू अरेस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन अरेस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन हु हैज कमिटेड अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है। लेकिन अभी क्रिमिनल ऑफेंस की बात नहीं आई, अभी हम ऐसे बोल रहे हैं कि अरेस्ट का मतलब है टू टेक इनटू कस्टडी, एक पर्टिकुलर पर्सन को कस्टडी में लेना फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग और डिटेनिंग हिम टू आंसर अ क्रिमिनल चार्ज। और कहते हैं आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को कस्टडी में क्यों लिया, आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट क्यों किया है, आपने उसको डिटेन करके क्यों रखा हुआ है, पकड़ कर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने एक पर्टिकुलर क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है और आप उससे इंक्वायरी करना चाहते हो, इंटेरोगेशन करना चाहते हो, पूछताछ करना चाहते हो। इस वजह से आप उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो। शक है आपको उसके ऊपर कि उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है, इस वजह से आप उससे पूछताछ करने चाहते हो। ठीक है। या फिर आपको लगता है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट नहीं किया गया तो वो क्रिमिनल ऑफेंस कमिट कर देगा, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस कमिट ना करे, इस वजह से आप उसको अरेस्ट कर रहे हो।
तो हम ऐसे कह सकते हैं कि देयर कैन बी टू रीजंस फॉर अरेस्टिंग अ पर्टिकुलर पर्सन. फर्स्ट रीजन इज कि इफ यू नीड एनी आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्रिमिनल चार्ज एंड इफ यू थिंक दैट अ पर्टिकुलर पर्सन हैज कमिटेड अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड यू नीड टू इंटेरोगेट हिम, यू नीड टू क्वेश्चन हिम, तो इन दैट सिचुएशन आप उसको अरेस्ट कर सकते हो. एंड द सेकंड वन इज कि अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करना जरूरी है क्योंकि अगर अरेस्ट नहीं किया तो ही मे परफॉर्म अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो इन दैट सिचुएशन आप उसको अरेस्ट कर लेते हो जिससे कि वो क्रिमिनल ऑफेंस ना कमिट करे. ठीक है. नाउ under CRPC, arrest is made in two ways. First, one made in pursuance of a warrant issued by the magistrate. कहते हैं दो तरीके हैं अरेस्ट करने के. पहला तरीका है कि आप जिस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हो, आपके पास उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने का एक अरेस्ट वारंट हो विच इज़ टू बी इशूड बाय द मजिस्ट्रेट. यहाँ जनरली हम ऐसे बोलते हैं कि अगर आपके पास अरेस्ट वारंट है तो मजिस्ट्रेट से आपने परमिशन ले ली है और अब आप एक पर्टिकुलर पर्सन को वारंट के थ्रू अरेस्ट करने जा रहे हो. सेकेंड मोड आता है वन मेड विदाउट अ वारंट इशूड बाय द मजिस्ट्रेट. कहते हैं सेकंड नंबर कैटेगरी जो हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली डिफाइन करेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो ये है कि क्या बिना वारंट के भी एक पर्टिकुलर पर्सन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकता है? क्या बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकता है? क्या बिना वारंट के एक प्राइवेट पर्सन एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकता है? इसको हम पढ़ेंगे अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में. ठीक है. अगर मैं आपको वो अपना पूरा वाला चार्ट दिखाऊं कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, तो वी कैन से कि पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करता है उसके लिए सेक्शन 41 एंड 42 दिया गया है, प्राइवेट पर्सन के लिए 43 एंड मजिस्ट्रेट के लिए 44. इस तरीके से 4 सेक्शंस को डिवाइड किया गया. तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन को. हमारे सामने लिखा हुआ है सेक्शन 41. इस सेक्शन 41 में देयर आर टोटल 9 रीजंस और हम कहते हैं कि ऐसे 9 केसेस में एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर एक पर्टिकुलर क्रिमिनल ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट. मेरे वर्ड्स पे पूरा फोकस करिएगा. मैं वापस से क्या बोल रहा हूँ, कह रहे हैं सेक्शन 41 में ऐसे बोला गया है कि पुलिस एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट एंड देयर आर टोटल 9 केसेस डिफाइंड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. और उन 9 केसेस में आप एक पर्टिकुलर पर्सन को, पुलिस ऑफिसर एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट विच इज टू बी इशूड बाय अ मजिस्ट्रेट, जो हमने ऊपर पढ़ा. लेकिन यहाँ एज सच वारंट की जरूरत नहीं है. तभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 41 enumerates that any police officer may arrest any person without an order from a magistrate and without a warrant. कहते हैं सेक्शन 41 कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताता है जहां एक पुलिस ऑफिसर एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन लिए या बिना मजिस्ट्रेट से वारंट इशू कराए. एंड दीज पर्सन्स एंड केसेस आर एज फॉलोइंग. किसको किसको हम अरेस्ट कर सकते हैं और ये ऐसे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं जहां पे हम अरेस्ट कर सकते हैं, ये बताना है. और इसके लिए मैंने ये 9 पॉइंट्स को याद करने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिक कोड बनाया है, दैट इज सिप्सोडेरा, CIPSODRA, सिप्सोडेरा. बच्चे इसको लर्न करने के लिए अगर आपने एक ये पर्टिकुलर वर्ड याद रखा तो आपको ये 9 पॉइंट सीरियल ऑर्डर में याद हो जाएंगे विच इज सिप्सोडेरा. और ये सारे पॉइंट एक एक अल्फाबेट है जो एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, लाइक CIPSODERA. बट अभी मैं इसको नहीं बता रहा, पहले हम लोग पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको लर्न कैसे करना है. और विद इन आफ्टर 10 मिनट्स, मोस्ट प्रोबेबली 5 to 10 मिनट्स आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे. उसके बाद आप इसको लर्न करिएगा तो 5 मिनट के अंदर आपको याद भी हो जाएगा. तो सबसे पहला पॉइंट जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर बिना अरेस्ट वारंट के एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकता है वो है हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एन कॉग्निजेबल ऑफेंस. ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ते थे CRPC में कि कॉग्निजेबल मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं. कैसे ऑफेंस होते हैं? नॉन बेलेबल. कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल. और यहां पे हम ऐसे बोलते हैं नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, ये सीरियस नेचर का ऑफेंस है. सीरियस नेचर का क्या है? ऑफेंस. कह रहे हैं यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर को बोला गया कि पुलिस ऑफिसर एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकता है हु हैज बीन कंसर्न्ड, ऐसे पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हैं हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस against whom a reasonable complaint has been made. या उस पर्टिकुलर पर्सन जिसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जा रहा है, उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट एक कंप्लेंट रेज की गई है और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड. क्रेडिबल का मतलब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जिस पे पुलिस ऑफिसर रिलाई कर सकता है. अच्छा, किसी ने बोला कि वो पर्टिकुलर पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, पुलिस ऑफिसर क्या तुरंत जाके उसको अरेस्ट कर ले? कहते हैं पुलिस ऑफिसर जब किसी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन पे रिलाई करता है तो पहले उसकी क्रेडिबिलिटी जानता है, पहले वो जानने की कोशिश करता है कि जहां से इंफॉर्मेशन आई है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कितना रिलायबल है. अगर वो क्रेडिबल है तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक्शन लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा.
तो ऐसे तो कोई भी अफवाह उड़ा सकता है और पुलिस ऑफिसर जाके एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर ले। इसलिए बोला गया कि इन्फॉर्मेशन खाली मिल जाए तब आप अरेस्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं है, देयर शुड बी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। तो वर्ड हाईलाइट करिएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी, कोई कंप्लेंट रजिस्टर कराई, या पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट कर चुका है और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, या शक है ऑफ हिज हैविंग बीइंग सो कंसर्न, शक है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने एज सच कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो इन दैट सिचुएशन पुलिस ऑफिसर उसको बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लॉज नंबर बी में आते हैं और ध्यान से देखिएगा क्लॉज नंबर बी में क्या है, कहते हैं हु हैज इन हिज पोजीशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। जो मैं लाइन मार्क करा रहा हूं पहले खाली उसको पढ़िएगा। कह रहे हैं सेकंड नंबर पॉइंट, कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकता है अगर उस पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन में विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उस पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन में इज हैविंग एनी इंप्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग का मतलब इट्स लाइक ट्रेसपास, ऑल्दो इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेसपास, बट अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में बोलूं तो मैं ऐसा कहूंगा कि आप अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के घर में जाने के लिए इलीगल मीन्स यूज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर घर में जाने के लिए उस ओनर की परमिशन के बिना उसके घर में जा रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन दैट विल बी टर्म्ड एज अ हाउस ब्रेकिंग। लाइक एग्जांपल देते हैं कि लाइक देयर इज अ सस्पिशन और देयर इज अ कंप्लेंट दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग डुप्लीकेट कीज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन's हाउस एंड दैट पर्टिकुलर ओनर ऑफ द हाउस इज नॉट नोइंग अबाउट दिस फैक्ट कि किसी ने उसके घर की डुप्लीकेट चाबियां बनाई हुई हैं। It's like you are the owner of your house and you don't know like Mr. X is having your duplicate keys of your house. और अगर ऐसा पता लगता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के घर में एक पर्टिकुलर पर्सन के पास डुप्लीकेट कीज़ हैं तो वह आपके घर में चोरी कर सकता है, आपको बिना पता है घर में आ सकता है। तो यहाँ पर भी एक पुलिस ऑफिसर अगर एज सच पता लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के पोजीशन में कोई ऐसी चीज़ है विच इज़ इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज, देन इन दैट सिचुएशन आप उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसके पास ये पर्टिकुलर कमोडिटी पोजीशन में है, प्रॉपर्टी पोजीशन में है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट। अच्छा, लॉफुल एक्सक्यूज यहाँ पे इसलिए लिखा विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज का मतलब क्या है कि जैसे हम कभी किसी के जाए कहीं बाहर जाते हैं तो अपने पड़ोसी को चाबियां दे जाते हैं अपने घर की, तो यहाँ तो आपने खुद उसको चाबियां दी हैं ना, यहाँ उसके पास लॉफुल एक्सक्यूज है कि वाई ही इज हैविंग द कीज ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, क्योंकि ओनर ने खुद उसको चाबियां दी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है लाइक एक पर्टिकुलर घर की 2-3 डुप्लीकेट चाबीज होती हैं, एक आप भी रखते हो, एक आप अपने कभी कभी फ्रेंड को भी दे देते हो। नाउ अब क्वेश्चन राइज होता है कि आपके फ्रेंड के पास आपके घर की डुप्लीकेट चाबी क्या कर रही है, भैया आप ही ने दी है, ही इज हैविंग अ लॉफुल एक्सक्यूज, वो बोलेगा कि मेरे को ओनर ने ही प्रोवाइड की है तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो इफ यू आर हैविंग एनी पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी जिसकी वजह से, या हम बोलते हैं विच इज एनी इंप्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, जिससे हाउस ब्रेकिंग कमिट की जा सकती है, तो इन दैट सिचुएशन इफ यू आर हैविंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज, तो पुलिस ऑफिसर बिना अरेस्ट वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। सेकंड नंबर पॉइंट। ठीक है, थर्ड नंबर, who has been proclaimed as an offender under either this particular code or by order of the state government। किसी को घोषित कर दिया गया है कि हाँ उस पर्टिकुलर पर्सन ने ये पर्टिकुलर क्राइम किया हुआ है, अब पुलिस ऑफिसर उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है विदाउट अरेस्ट वारंट। लाइक डिक्लेयर कर दिया है इस पर्टिकुलर कोड, सीआरपीसी कोड में कोर्ट ने कि दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज कमिटेड दिस पर्टिकुलर क्राइम, कर दिया है उसने कमिट, मतलब अनाउंस कर दिया गया है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, तो ही विल बी ट्रीटेड एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और अब उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हम ऐसे भी बोलते हैं, कभी कभी आपको पता होगा, आपने कभी ऐसे सुना होगा लाइक भगोड़ा घोषित कर दिया कि वो भागा हुआ पर्सन है, उसको जहाँ भी मिले उसको अरेस्ट कर लो, तो इन दैट सिचुएशन ही इज ट्रीटेड एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अब उसको वहाँ पे आप अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड नंबर आता है in whose possession anything is found which may reasonably suspected to be a stolen property। कहते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन में कोई ऐसी चीज मिली है जो शक है कि वो एक पर्टिकुलर चोरी की हुई प्रॉपर्टी उसके पास है। अच्छा, चोरी करना इज अ ऑफेंस अंडर आईपीसी, बिल्कुल है, कहते हैं चोरी करना इज अ ऑफेंस। साथ ही साथ हम ऐसे बोलते हैं कि चोरी करने के साथ साथ अगर उस पर्टिकुलर चोरी करने वाले पर्सन का किसी ने साथ दिया तो वो भी एक पर्टिकुलर ऑफेंडर माना जाएगा। फिर चोरी की हुई प्रॉपर्टी को रखना ये जानते हुए कि वो चोरी की हुई प्रॉपर्टी है, ये भी एक क्राइम है।
आपने चोरी नहीं की, बट आपने चोर का साथ दिया उसकी चोरी की हुई कमोडिटी को अपने पास रख कर छुपा कर रखने के लिए, यू विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ ऑफेंडर। आपने भी क्राइम कमिट किया। और यहाँ पे यही बोला गया कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज इन हुज पोजीशन एनीथिंग इज फाउंड which may reasonably be suspected to be a stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing। और क्योंकि आपके पास चोरी की हुई प्रॉपर्टी निकली है और आप उसका कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं दे पा रहे, दिस मीन्स यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। और यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आपको अगेन बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, हम लोगों ने एक निमोनिक याद किया है सिप्सोडेरा। धीरे धीरे करके इसके 4 पॉइंट्स हो गए हैं। अगर मैं हाईलाइटेड पॉइंट्स को और मार्क कराऊं तो यहाँ पे लिखिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा एनी इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, यहाँ कर लीजिएगा प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, और यहाँ कर लीजिएगा स्टोलन प्रॉपर्टी, क्योंकि यही वर्ड्स आपको याद रखने हैं जिसके बेसिस पे आपके सेक्शन 41 के सारे क्लॉजेस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर पॉइंट पे आते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर बिना अरेस्ट वारंट के एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। कहते हैं एनी पर्टिकुलर पर्सन कैन बी अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर विदाउट अरेस्ट वारंट हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। कहते हैं जिसने नुकसान पहुंचाया है टू अ पुलिस ऑफिसर और हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, या किसी ने कस्टडी से, लीगल कस्टडी से भागने की कोशिश की है। एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और एक पर्टिकुलर पर्सन उस पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने दे रहा, या एक पर्टिकुलर पर्सन को पुलिस ऑफिसर ने कस्टडी में रखा हुआ है और वो पर्टिकुलर पर्सन कस्टडी से भाग गया है या भागने की कोशिश कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन उसको बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, मार्क करिएगा, अगेन यहाँ पे मार्क करिएगा, ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर, ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं पॉइंट नंबर 6 आता है, क्लॉज नंबर F, वो कहते हैं हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन का मतलब है लाइक कोई एक पर्टिकुलर आर्मी भी हो सकती है, नेवी भी हो सकती है, एयरफोर्स भी हो सकती है, और एक पर्टिकुलर पर्सन को बोला गया सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर, उसको उस पर्टिकुलर आर्मी से निकाल दिया गया है या वो वहाँ से भाग चुका है, तो इन दैट सिचुएशन उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी अरेस्ट वारंट। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल रहे हैं सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डेजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्स, और एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्स का मतलब है यहाँ पे ये नेवी भी हो सकती है, ये आर्मी भी हो सकती है, ये एयरफोर्स भी हो सकती है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं और उसके आगे आते हैं क्लॉज नंबर G पे, ध्यान से पढ़िएगा जरा इसको। कहते हैं हु हैज़ बीन कंसर्न, वर्ड को मार्क कराऊंगा मैं, एक्स्ट्राडिशन, एक वर्ड यहाँ पे आएगा एक्स्ट्राडिशन, उसको पढ़ना है ध्यान से। कहते हैं कि ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists। कह रहे हैं एक पुलिस ऑफिसर एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर रहा है जिस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट या तो रीजनेबल कंप्लेंट आई है, या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट कोई टिप मिली है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, या एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट शक किया जा रहा है। किस वजह से शक किया जा रहा है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या कंप्लेंट दिखाई गई है, ऑफ हिज हैविंग बीइंग कंसर्न्ड इन, जिस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है ऐसा माना जा रहा है कि वो पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व है इन एनी एक्ट committed at any place out of India which if committed in India would have been punishable as an offense। कहते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट सस्पिशन है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो इंडिया में किया अभी आउटसाइड इंडिया है, बट अगर इंडिया में किया होता तो वो एक ऑफेंस माना जाता, वो एक क्राइम माना जाता। हम ऐसा पढ़कर आए थे कि जो ये IPC और CRPC है इसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है। IPC में आप ये पढ़कर आए थे कि एक IPC जो कोड है उसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है, और यहाँ पे हम ऐसा बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया है आउटसाइड इंडिया, बट क्राइम करने के बाद वो आ गया है इंडिया और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट मिली है या उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट एक शक जाहिर किया गया है या टिप मिली है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, और एक ऐसा ऑफेंस उसने कमिट किया है आउटसाइड इंडिया जो अगर इंडिया में किया होता तो वो एक क्राइम होता। ठीक है, एंड फॉर विच he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India। और इस पर्टिकुलर पर्सन को लाइक लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या, तो नीचे देखिए मैंने एक्स्ट्राडिशन एक्सप्लेन किया है। कहते हैं एक्स्ट्राडिशन इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ वन स्टेट सरेंडरिंग एन इंडिविजुअल टू अनदर स्टेट फॉर प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट फॉर क्राइम्स कमिटेड इन द रिक्वेस्टिंग कंट्रीज जुरिस्डिक्शन।
अब हम ऐसे बोलते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन इंडिया से क्राइम करके किसी फॉरेन कंट्री में चला गया है तो उस फॉरेन कंट्री के साथ हमारी ट्रीटी साइन होती है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन हमारे इंडिया में क्राइम करके आपकी कंट्री में पनाह ले रहा है, आप उसको हमारे हवाले कर दीजिए। ये होता है लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन। और यहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं कि ये फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ बड़ा ईजिली हो जाता है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन इंडिया से क्राइम करके बाहर चला गया है तो हम दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन को अपनी कंट्री में अरेस्ट करिए और हमारी कंट्री को वापस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन ने इंडिया में कोई क्राइम किया और वो यहाँ से भाग के बाहर चला गया। तो जनरली ऐसा हो जाता है, बट कुछ कंट्रीज़ के साथ ऐसा है जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, सबके साथ ऐसा नहीं है। और यहाँ पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन की। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है जो कोई फॉरेन कंट्री में क्राइम करके इंडिया आ गया है और ऐसी सिचुएशन में हम उसको बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 8। और पॉइंट नंबर 8 कहता है हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल रिलेटिंग टू नोटिफिकेशन ऑफ रेसिडेंस और चेंज और एब्सेंस फ्रॉम रेसिडेंस। कहते हैं आपने जनरली ऐसा क्राइम पेट्रोल वगैरह के शोज़ में, सीआईडी के शोज़ में और बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा देखा होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन कन्विक्ट हो जाता है और उसको रिलीज़ किया जाता है, लेकिन ये बोला जाता है कि आपको हर दिन हाजिरी लगानी होगी पुलिस स्टेशन में, आप ये शहर छोड़ के नहीं जा सकते, आप अपने घर से नहीं बाहर जा सकते। आप अगर अपने घर से बाहर जाना चाहते हो, किसी और सिटी में जाना चाहते हो, तो पहले पुलिस ऑफिसर्स को इंटीमेट करिए, रोज़ हाजिरी लगाइए, अदरवाइज मान लिया जाएगा कि आपने ब्रीच किया है। तो यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है हु इज अ कन्विक्टेड पर्सन, लिखा है रिलीज्ड कन्विक्ट, मार्क करिएगा, रिलीज्ड कन्विक्ट। ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन बट उसको रिलीज किया गया है किसी ग्राउंड पे, और उस ग्राउंड पे रिलीज करने के बाद उसको बोला गया था कि आपको अगर आप अपना रेसिडेंस चेंज करते हो तो पहले पुलिस ऑफिसर्स को इंटीमेट करिएगा, आपको रोज के रोज पुलिस स्टेशन में आके हाजिरी लगानी है। और ऐसी सिचुएशन में अगर वो पर्टिकुलर पर्सन को बोला गया है कि आपको रोज के रोज आके पुलिस स्टेशन पे हाजिरी लगानी है और वो नहीं लगाता, या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि उसने अपना घर चेंज कर लिया और पुलिस ऑफिसर्स को इंटीमेट नहीं किया बल्कि करना चाहिए था एज पर रूल्स, तो इन दैट सिचुएशन पुलिस ऑफिसर्स को जब ये पता लगेगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन को हाजिरी लगानी थी लेकिन हाजिरी लगाने नहीं आ रहा, उस पर्टिकुलर पर्सन ने अपना रेसिडेंस चेंज कर दिया है बिना इंटीमेट किए टू द पुलिस ऑफिसर्स, तो इन दैट सिचुएशन उसको भी पुलिस ऑफिसर बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, और एट द एंड लास्ट पॉइंट आता है, और लास्ट पॉइंट हमारा कहता है पॉइंट नंबर आई, क्लॉज नंबर आई, 9th नंबर पॉइंट कहता है कि फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल। रिक्विजिशन का मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट आई है, कहाँ से आई है, हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पुलिस ऑफिसर। कहते हैं कि ऐसा होता है जनरली कि एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर को पता लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने उसकी स्टेट में क्राइम करके किसी दूसरी स्टेट में जाके पनाह ले ली है, लाइक यूपी में क्राइम किया, मुंबई चला गया, तो यूपी का पुलिस ऑफिसर मुंबई की पुलिस टीम को रिक्वेस्ट करता है कि आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करिए और हमारी जुरिसडिक्शन में भेज दीजिए। तो यहाँ बोला गया फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम एनी अदर पुलिस ऑफिसर। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको अरेस्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर, उसको अरेस्ट करने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम अदर पुलिस ऑफिसर, प्रोवाइडेड दैट द रिक्विजिशन स्पेसिफाइज द पर्सन टू बी अरेस्टेड। बट शर्त यह है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट में ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि किसको अरेस्ट करना है, एंड द ऑफेंस और अदर कॉजेज फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड। और ये भी बताना होगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन को किस क्राइम की वजह से अरेस्ट करना है, किस ऑफेंस की वजह से अरेस्ट करना है। देयरफॉर दैट द पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बाय द ऑफिसर हु इश्यूज द रिक्विजिशन। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है एंड ये भी बोला जा रहा है कि हाँ ठीक है, आप बताइए कि आप उसको क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं, और अगर सच में बिना वारंट के वो पर्टिकुलर पर्सन अरेस्ट हो सकता है तो उसको जरूर अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अरेस्ट करने के बाद उसकी लीगल कस्टडी उसके ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वाले लोकल पुलिस ऑफिसर को दे दी जाएगी। ठीक है, तो दीज वर द 9 केसेस जहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन को बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सेक्शन 41 बहुत बार आपसे पूछा जाता है, एक सेक्शन 41 बहुत बार पूछा जाएगा और एक प्रोसेस सेक्शन 46 वो भी बहुत बार पूछी जाती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बात करता हूँ शॉर्ट फॉर्म की, जो मैंने आपको नोट करवाया, सिप्सोडेरा। कहते हैं सिप्सोडेरा क्या है, तो कहते हैं सिप्सोडेरा के लिए मैंने आपको मार्क करवाया है, आप पहले यहाँ पे हाईलाइट करते चलिएगा कि सी फॉर लाइक कॉग्निजेबल ऑफेंस, सी फॉर क्या हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस, आई फॉर क्या हो गया, इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। चलिए मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ और मैं ऐसे बोलता हूँ, देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस, सी फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, पहला पॉइंट याद रखिएगा। आई फॉर सिप्सोडेरा, आई फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, सिप्सो CIP, P फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, S नेक्स्ट आया स्टोलन प्रॉपर्टी, O obstructs a police officer। तो सिप्सो CIPSO, C फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, I फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ हाउस ब्रेकिंग, P फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, S फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी, O फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर।
ठीक है। आगे आया सिप्सो के बाद डेरा आया, DERA, डी मीन्स डेजर्टर, डी मीन्स डेजर्ट, सिप्सो डेरा, डी हो गया। ई अगेन ई आया ना, एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन वर्ड याद रखिएगा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये टर्म आपको यूज करना ही करना है। एंड आफ्टर दैट सिप्सो डेरा, डी हो गया डेजर्टर, ई हो गया एक्स्ट्राडिशन, उसके बाद आया RA, आर मीन्स रिलीज्ड कन्विक्ट, रिलीज्ड कन्विक्ट, और लास्ट में आया अरेस्ट ऑन रिक्विजिशन। तो अगर आप ये वर्ड्स को ध्यान रखते हैं तो इन दैट सिचुएशन पूरा स्टेटमेंट एज इट इज ना लिखिएगा, बट इन पर्टिकुलर टर्म्स को आपको यूज करना है। इसीलिए बच्चा बहुत बार पूछता है कि सर क्या जूरिस्प्रूडेंस वाले सब्जेक्ट में हमको रटी रटाई लैंग्वेज लिखनी? मैं कहता हूँ रटी रटाई लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिखनी बच्चे, आप रट भी नहीं पाओगे और रटने की जरूरत भी नहीं है, एग्जामिनर चाहता भी नहीं है कि आप रटी रटाई लैंग्वेज लिखो। तो फिर क्या करें सर, ये टर्म अगर लिख दोगे तो काम चलेगा। मतलब आप अपना स्टेटमेंट फ्रेम करिए, लेकिन अपने स्टेटमेंट को फ्रेम करते करते ये वर्ड्स का यूज जरूर करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इन दैट सिचुएशन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेन मार्क्स। ठीक है, तो जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा बेटर आते हैं, लाइक मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग के कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही बच्चे हैज़ गॉट लाइक 77 मार्क्स इन जूरिस्प्रूडेंस, तो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन यू नीड टू रिमेंबर, that is possible when you write those particular terms in your examination. तो those words are very important. ठीक है, अभी सेक्शन 41D को मैं अभी यहाँ पे इग्नोर करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, सेक्शन 42 पे आते हैं। अभी हम लोग पीछे लिख कर आए थे कि सेक्शन 41 एंड 42 में पुलिस ऑफिसर के पास राइट है एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने का। 43 में आएंगे, जब 43 में नीचे जाएंगे तो हम बोलेंगे प्राइवेट पर्सन के पास राइट है, 44 में नीचे जाएंगे तो मजिस्ट्रेट के पास राइट है। बट अभी हम 42 पे आते हैं। ठीक है, कहते 42 क्या कहता है? कहते 42 सेक्शन 42 कहता है कि अरेस्ट by a police officer on refusal to give name and residence। कहते हैं यहां पे भी अरेस्ट एक पुलिस ऑफिसर कर रहा है और एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर रहा है जो अपना नाम, अपने घर का एड्रेस बताने को तैयार नहीं, या एक पर्टिकुलर पर्सन से पुलिस ऑफिसर ने उसका नाम और एड्रेस पूछा और उसने गलत बता दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऊपर हम पढ़कर आए थे सेक्शन 41 में एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा था ड्यू टू सम कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहां पर ध्यान रखिएगा, हम वर्ड को हाईलाइट करेंगे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 41 एंड 42। फिर ध्यान रखिएगा, कहते हैं यहां बोला गया है व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, कहते हैं अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, चलिए मैं पहले यहां पे जो हाईलाइट करवा रहा हूं पहले उसको पढ़िएगा। कहते देखिए क्या लिखा है, कहते लिखा है व्हेन एनी पर्सन हु has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense। कहते हैं when any person who has committed, कहते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने कमिट कर दिया है और हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग, या उसके ऊपर चार्ज लगाया गया है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने कमिट किया है अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और पुलिस ऑफिसर उस पर्टिकुलर पर्सन से पूछ रहा है क्या, उसका नाम, उसका एड्रेस, और वो पर्टिकुलर पर्सन ने रिफ्यूज कर दिया है अपना नाम और एड्रेस डिस्क्लोज करने से। फिर ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं क्रक्स बता रहा हूं क्या लिखा है। कहते हैं सेक्शन 42 का सबसेक्शन 1 कहता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या तो कमिट किया है या फिर कमिट कर रहा है या उसके ऊपर चार्ज लगा है कि उसने कमिट किया हुआ है, और एक पुलिस ऑफिसर उस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाले पर्सन से पूछ रही है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, और उस पर्टिकुलर पर्सन ने डिनाई कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है उस ऑफिसर की डिमांड को, और उसने अपना नाम और रेसिडेंस नहीं बताया, तभी से स्टेटमेंट को वापस पढ़िएगा। कहते हैं व्हेन एनी पर्सन हु हैज कमिटेड और हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिफ्यूजेस ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेसिडेंस, और गिव्स, या फिर नाम देता है, रेसिडेंस एड्रेस बताता है, गिव्स अ नेम और रेसिडेंस विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो जो नाम और एड्रेस वो दे रहा है वो गलत है। In this situation, that particular person who has committed such non-cognizable offense in the presence of a police officer, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained। क्योंकि या तो उसने नाम बताया ही नहीं या उसने गलत नाम बता दिया, तो पुलिस ऑफिसर जानना चाहता है कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है क्या, और उस रियल आइडेंटिटी को जानने के लिए ही उस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सेकंड नंबर सेक्शन सबसेक्शन 2 आता है, और सबसेक्शन 2 क्या कहता है, व्हेन द ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन असर्टेन। अभी देखो, पहले नंबर सबसेक्शन 1 में क्या बोल रहे थे कि उस पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल्स जानने के लिए ही तो पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया था। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, व्हेन द ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन असर्टेन। कहते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन जिसको अरेस्ट किया था उसका नाम, उसका रेसिडेंस पता लग गया है,
नाउ ही शैल बी रिलीज्ड ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड। अब पुलिस ऑफिसर जब उसकी पूरी करेक्ट डिटेल्स मिल चुकी हैं तो पुलिस ऑफिसर रिलीज कर देगा, ही शैल बी रिलीज करना ही पड़ेगा, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, बट उससे एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाएगा विद और विदाउट श्योरिटीज। किसी की गारंटी दिलवानी हो तो दिलवाइए, नहीं दिलवानी हो तो ना दिलवाइए, एज द केस में भी, वो डिपेंड करेगा बाद में सिचुएशन टू सिचुएशन। रिलीज्ड ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड। और बॉन्ड इसलिए साइन करवाया जा रहा है कि इन फ्यूचर अगर आपको बुलाया जाए मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए तो आप आ जाइएगा। एक रिटन बॉन्ड साइन कर रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन। तो मतलब यहाँ पे सबसेक्शन 1 सेक्शन 42 का कहता था कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर एंड पुलिस ऑफिसर वांट्स टू नो दैट पर्टिकुलर पर्सन नेम्स और रेसिडेंस एंड दैट पर्टिकुलर ऑफेंडर हैज डिक्लाइंड, हैज रिफ्यूज्ड to give his name and residence, or he has given his name and residence but that is not proper according to the police officer, so in that situation such police officer can arrest such particular offender। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो उसका नाम और रेसिडेंस एड्रेस जानना चाहता है, इसलिए उसने उसको अरेस्ट किया। द टाइम सबसेक्शन 2 कहता है द टाइम यू गॉट टू नो द रियल नेम एंड द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंडर, ही दैट पर्टिकुलर ऑफेंडर मे बी रिलीज्ड, दैट पर्टिकुलर पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड। और उस बॉन्ड में लिखा जाएगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन वादा करता है कि यस, जब भी मजिस्ट्रेट उसको फ्यूचर में बुलाएगा तो वो वहां प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड नंबर, should the true name and residence of such person not be ascertained। कहते हैं और अगर उस पर्टिकुलर अरेस्ट किए हुए पर्सन का ट्रू नेम और रेसिडेंस असर्टेन नहीं कर पाई पुलिस, तो इन दैट सिचुएशन, सबसेक्शन 2 में तो असर्टेन कर लिया था ना, मार्क करना वर्ड को, ये has been ascertained, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, not be ascertained within 24 hours from the time of arrest। कहते हैं अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अभी भी पुलिस ऑफिसर्स पता नहीं लगा पाए हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है। और शुड ही फेल टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, या फिर उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट ही नहीं किया, और इफ सो रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटीज ही शैल फोर्थविथ बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन। या फिर एक बॉन्ड साइन करना था और उस बॉन्ड में श्योरिटीज की रिक्वायरमेंट थी और कोई श्योरिटीज थे ही नहीं, तो इन दैट सिचुएशन उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और मजिस्ट्रेट को ये बात बता दी जाएगी कि एज सच इस पर्टिकुलर पर्सन का नेम और रेसिडेंस हम पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं, नहीं पता चल पा रहा, सस्पिशन अराइज हुआ है, इस वजह से हमने इसको अरेस्ट किया हुआ है और अभी तक हमको इसका नेम और रेसिडेंशियल एड्रेस नहीं पता लगा, तो दैट्स वाई हम इसको जुडिशियल कस्टडी में लेना चाहते हैं। तो यहाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, देन मजिस्ट्रेट उसका अपना डिसीजन देगा। ठीक है ना, अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन 42 की छोटी सी एनालिसिस करें इन सिंपल वर्ड्स, तो यहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं कि ये हमारे दिए हुए वर्ड्स हैं और यहाँ पे नॉर्मल तरीके से बोला गया है, इफ एनी पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कहते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके ऊपर चार्ज लगाया है कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, बट डज नॉट गिव हिज नेम, हिज रेसिडेंस, और गिव्स अ नेम एंड रेसिडेंस व्हिच द पुलिस ऑफिसर फील्स टू बी फॉल्स, ही मे बी टेकन इनटू कस्टडी। कस्टडी में ले लिया, फिर उसके बाद हाउएवर सच पर्सन कैन नॉट बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स। लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको आपने यही सेक्शन 42 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने की वजह से अरेस्ट किया है, 24 घंटे के अंदर अगर उसका ट्रू नेम एंड एड्रेस असर्टेन नहीं होता तो आप 24 घंटे के अंदर इफ हिज ट्रू नेम एंड एड्रेस कैन नॉट बी असर्टेन, और इफ ही फेल्स टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, और इफ ही फेल्स टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटीज, तो 24 घंटे के अंदर उसको पेश करिए बिफोर द मजिस्ट्रेट। इन दैट इवेंट ही शैल बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 41 एंड 42 और हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट सेक्शन 41 42 हो गया, अब आता है सेक्शन 43। और सेक्शन 43 कहता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। हम लोगों ने सेक्शन 41 42 में पढ़ लिया, समझ में आ गई बात। अब बात हो रही है कि क्या एक प्राइवेट पर्सन, लाइक अगर आपको पता लगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर एक्स है, आपको पता लगे, वी आर नॉट पुलिस ऑफिसर, और हम लोगों को पता लगे कि मिस्टर एक्स ने कोई क्राइम कमिट किया है, तो क्या हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं? पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, हमने सेक्शन 41 42 में पढ़ लिया। क्या हम प्राइवेट पर्संस हु आर नॉट अ पुलिस ऑफिसर, क्या हम अरेस्ट कर सकते हैं? ध्यान से देखिए क्या लिखा है, कहते हैं एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड। कहते कभी कभी ऐसा भी होता है, लाइक हम लोगों ने बोला पुलिस में फोन करके, लाइक 100 पे कॉल किया, हेल्पलाइन नंबर पे हमने पुलिस को बोला कि ऐसा एक पर्टिकुलर पर्सन क्राइम करके भागा है। पुलिस ऑफिसर्स वहां पे हमसे फोन पे कहते हैं कि अगर वो आपके सामने है तो उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि वो भाग गया तो हो सकता है हमारी जुरिसडिक्शन से बाहर चला जाए, हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाए। तो इन दैट सिचुएशन पुलिस ऑफिसर्स खुद हमसे बोलते हैं कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर लीजिए, पकड़ के रखिए, हमारे जब तक हम ना आते तब तक आप उसको जाने ना दीजिएगा। लाइक एक पर्टिकुलर पर्सन ने कोई क्राइम किया और एक रूम में और आपने रूम को लॉक कर दिया, तो पुलिस ऑफिसर्स आपसे ऐसे बोलेंगे कि आप उस रूम को लॉक ही रहने दीजिएगा, जिससे कि वो भाग ना सके। जब तक हम नहीं आते तब तक उसको लॉक ही रखिएगा। तभी यहां बोला गया एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट, कि एक प्राइवेट पर्टिकुलर पर्सन अरेस्ट कर सकता है और कॉज टू बी अरेस्टेड,
और या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उसको बोला जाए कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर लीजिए। एनी पर्सन, किस पर्सन को लेकिन अरेस्ट करेंगे? एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। कहते हैं लेकिन एक प्राइवेट पर्सन एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ तभी अरेस्ट करेगा जब उस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो। मतलब हम कह सकते हैं सीरियस नेचर का ऑफेंस कमिट किया है, या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको अरेस्ट करने की बात हो रही है वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, डिक्लेयर किया जा चुका है बाय द स्टेट गवर्नमेंट और अंडर दिस पर्टिकुलर कोड, या दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, घोषित किया जा चुका है कि वो ऑफेंडर है। कहते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा, उसको अरेस्ट करके ऐसा नहीं किया आप लोग टीवी में देखते हैं पेड़ से बांध दिया है ना, उसको रस्सी से बांध के रखा हुआ है, नहीं। कहते हैं उसको अरेस्ट करने के बाद ऐसा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करिए जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसने एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया, आप उसको करिए अरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरेस्ट करने के बाद क्या करोगे? क्या 4 दिन घर ही में रखे रहोगे? इंटीमेट नहीं करोगे पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स को? कहते हैं नहीं, जैसे ही आप एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करते हैं तुरंत पुलिस स्टेशन को इंटीमेट करिए, पुलिस ऑफिसर्स को इंटीमेट करिए और उस पर्टिकुलर अरेस्टेड पर्सन को हैंड ओवर कर दीजिए विद द पुलिस अथॉरिटीज। आप अपने घर में उसको अरेस्ट करके नहीं रखेंगे। तभी देखिए क्या रहे हैं, लिखा है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एज सच किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को या एक पर्टिकुलर पर्सन जिसने नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करता है एंड विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना कोई देरी किए, शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर। कोशिश करिए कि उसको हैंड ओवर कर दीजिए जल्दी से जल्दी टू अ पुलिस ऑफिसर। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है तो टू बी टेकन सच पर्सन, आप उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके जाइए और कॉज हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। और अगर आपके वहां पे उस टाइम पे कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है तो इन दैट सिचुएशन उसको पुलिस स्टेशन जाके पुलिस अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दीजिए। उसको पकड़ के घर पे नहीं रखना, ध्यान रखना, अगर ऐसा किया तो बेटा आपके ऊपर चार्ज लग जाएगा, आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। कहते हैं आगे पढ़ते हैं, सबसेक्शन 2 कहते हैं देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41। सेक्शन 41 में था नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया था और अपना नाम नहीं बता रहा था, तो आप पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम। अगर पुलिस ऑफिसर्स को पता लगता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और वो अपना नाम और एड्रेस गलत बता रहा है या बता ही नहीं रहा, तो सेक्शन 41 में लिखिए। अच्छा अगर मैं सेक्शन 41 की बात करूं, सॉरी ध्यान रखिएगा, सेक्शन 42 था नेम एंड रेसिडेंस वाला, वो नीचे लिखा हुआ है, मैं गलती से आपको यही बोल गया। सेक्शन 41 में था कि उसको बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। और अगर ऐसा, ध्यान से, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिसने कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है उसको सेक्शन 41 के तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। मतलब पहले अरेस्ट किया एक प्राइवेट पर्सन ने, फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब ध्यान से समझिएगा, प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया, फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स तुरंत उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और ऐसा लगा कि अगर उस पर्टिकुलर ऑफेंडर ने सेक्शन 41 में फॉल करने वाले किसी पॉइंट में ऑफेंस किया है तो इन दैट सिचुएशन पुलिस ऑफिसर्स उसको बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कहते हैं अब सेक्शन 42 भी बीच में आ गया। यहाँ पे कह रहे हैं इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो था ये था कॉग्निजेबल, यहाँ पे जो था सेक्शन 41 इसी वजह से आ रहा था क्योंकि वो कॉग्निजेबल था, तो इन दोनों का तो डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर पता लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने कमिट किया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही रिफ्यूजेस ऑन द डिमांड ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेसिडेंस, कह रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, और पुलिस ऑफिसर को पता लगता है कि उसने एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसको लगता है कि इसने कोई क्राइम किया। अब एक प्राइवेट पर्सन को थोड़ी ना पता है कि लॉ क्या है और लॉ में क्या लिखा है, उसको क्या पता कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। बहुत सारे केसेस में तो पुलिस ऑफिसर्स को भी नहीं पता होता कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। तो एक प्राइवेट पर्सन से कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको लगे कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। अच्छा उसने पुलिस ऑफिसर से पूछा, पुलिस ऑफिसर ने बोला कि हाँ आप उसको अरेस्ट कर लीजिए जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उसने अरेस्ट कर लिया। बाद में पता लगा कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था ही नहीं, है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस था ही नहीं, है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि बाद में अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था, ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, और पुलिस ऑफिसर उस पर्टिकुलर पर्सन से उसकी डिटेल्स मांगता है और वो पर्टिकुलर पर्सन रिफ्यूज कर देता है अपना नाम अपना रेसिडेंस बताने से, या वो जो नाम और एड्रेस देता है वो गलत दे देता है, तो ही शैल बी डील्ड विद अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42। तो उसको फिर कैसे डील किया जाएगा, जैसे सेक्शन 42 में प्रोसीजर पढ़ कर आए वैसे। एंड इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस ही शैल बी रिलीज्ड एट वंस। और अगर बाद में पता लगता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है तो उसको तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा बाय एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज, ठीक है।
तो दिस वाज होल अबाउट सेक्शन 43। तो हमारा सेक्शन 41 हो गया, सेक्शन 42 हो गया, सेक्शन 43 हो गया। 41 42 में पुलिस ऑफिसर्स की पावर थी, 43 में प्राइवेट पर्सन की पावर थी। अब आते हैं सेक्शन 44 पे, और सेक्शन 44 कहता है कि अरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन बाय अ मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है बाय मैजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 41 अगेन मैं बता दूं, सेक्शन 41 42 ये हो रही थी बात अरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है। फिर सेक्शन 43 बात हो रही थी एक प्राइवेट पर्सन की। फिर सेक्शन 44 आया तो यहाँ पे बात हो रही है मैजिस्ट्रेट से। तो बच्चे ये पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने होंगे, ठीक है। कहते हैं ध्यान से सुनिए, सेक्शन 44 क्या कहता है। सेक्शन 44 अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट कहते हैं व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। कहते हैं कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, भले ही फिर वो मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। और मैजिस्ट्रेट को पता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है उसकी उसी की लोकल जुरिस्डिक्शन में, तो ही यहाँ पे कौन है, मैजिस्ट्रेट। वो एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, जुडिशियल भी हो सकता है। हम एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को किसी और क्लास में पढ़कर आए थे, पहले पढ़ चुके हैं। ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट। वो मैजिस्ट्रेट खुद भी उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, या वो किसी पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है उसको अरेस्ट करने के लिए, और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियरिन कंटेन्ड एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। और यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ऑफेंस कमिट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, वो मैजिस्ट्रेट भले एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, और एक पर्टिकुलर पर्सन को वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है अगर उसने ऑफेंस कमिट किया है, या फिर वो किसी और पर्टिकुलर ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है कि आप उसको अरेस्ट करिए। और उसके बाद जो प्रोसीजर बेल या कस्टडी वाले हैं वो वैसे ही फॉलो होंगे जैसे अदर केसेस में फॉलो होते थे। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर अगर अरेस्ट कर भी रहा है तो मैजिस्ट्रेट के कहने पे कर रहा है, पुलिस ऑफिसर ऑन हिज ओन ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं, कहते हैं एनी मैजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट in his presence within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant। कह रहे हैं यहाँ पे एक मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जिसके अगेंस्ट वो वारंट इशू कर सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने उसी के जुरिस्डिक्शन में कोई क्राइम किया है तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने के लिए मैजिस्ट्रेट उसके लिए वारंट इशू कर सकता है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है विदाउट वारंट, वो ऑर्डर देगा पुलिस ऑफिसर को कि पकड़ लीजिए उसको, और यहाँ पे बात हो रही है विद वारंट, वारंट भी इशू करके पुलिस ऑफिसर को बोल सकता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम एनालिसिस करें सेक्शन 44 की, तो यहाँ लिखा है अंडर सेक्शन 44 द मैजिस्ट्रेट हैज बीन गिवन पावर टू अरेस्ट अ पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस एंड आल्सो कमिट हिम टू कस्टडी, और वो उस पर्टिकुलर पर्सन को कस्टडी में ले सकते हैं। द मैजिस्ट्रेट हैज पावर टू अरेस्ट अ पर्सन फॉर विच ही इज कॉम्पिटेंट एंड हैज आल्सो बीन ऑथराइज्ड टू इशू वारंट, और इसको यहाँ पे पावर दे दी गई मैजिस्ट्रेट को, अगर वो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वारंट इशू करना चाहे तो कर सकते हैं। सेक्शन 45 एग्जेम्पशन देता है, सेक्शन 45 एग्जेम्पशन देता है ऐसे लोगों को जो आर्म्ड फोर्सेस को बिलोंग करते हैं, उनको आप ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते। ध्यान से, डेजर्टर है तो अलग बात है क्योंकि वो सेक्शन 41 में कवर हो गया, यहाँ डेजर्टर की बात नहीं हो रही, और सेक्शन 45 सिर्फ एक प्रोटेक्शन दे रहा है। किसको कहते हैं? सेक्शन 45 प्रोटेक्ट्स द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। फिर अगेन आर्म्ड फोर्सेस तीनों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। कहते हैं ऐसे लोग जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं, आर्मी मेंबर्स हैं, नेवी ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, they are being given protection in this particular section। और बोला गया सेक्शन 45 प्रोटेक्शन दे रहा है टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स फ्रॉम अरेस्ट वेयर दे डू समथिंग इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। कहते हैं अगर आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते समय कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उनको अरेस्ट नहीं करेगा, सेक्शन 45 ने प्रोटेक्शन दे दी। However, वो अरेस्ट किए जा सकते हैं, they could be arrested only after obtaining the consent of the central government। कहते हैं वो सिर्फ तभी एक पर्टिकुलर पर्सन को, ऐसे पर्सन को जो आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है, उसको तभी अरेस्ट कर सकते हैं जब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी अप्रूवल आ जाए। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। दिस इज द क्रक्स ऑफ सेक्शन 45। तो उम्मीद करता हूँ आपको 41 समझ में आ गया, 42 समझ में आ गया, 43 समझ में आ गया, 44 समझ में आ गया, 45 समझ में आ गया। 5 सेक्शन कवर हो गए। एक ऊपर छोड़ कर आए थे कि एक पर्टिकुलर अरेस्टेड पर्सन का राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ऑल्दो यहाँ पे और भी सेक्शंस हैं बट आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैं आपको नहीं करवा रहा। यहाँ में सेक्शन 41D, ये भी आपके सिलेबस में एज सच मॉड्यूल के अकॉर्डिंग दिया नहीं हुआ है बट मैं आपको करवा दे रहा हूँ क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
ऐसे तो सेक्शन 41A, B, C, D सारे हैं, तो हम सेक्शन 41D में क्या कहते हैं, राइट, एक राइट दिया गया एक अरेस्टेड पर्सन को, किस चीज का राइट, टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। कहते हैं अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसके पास एक राइट होता है कि वो अपने वकील को कंसल्ट कर सकता है ड्यूरिंग इंटेरोगेशन मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। तभी यहां पे देखो लिखा है, कहते हैं व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया जाए या उस इंटेरोगेशन चल रही है, क्वेश्चनिंग चल रही है बाय द पुलिस, ही मींस कौन है, अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during integration। कहते हैं उस पर्टिकुलर अरेस्टेड पर्सन के पास राइट है कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन अपने एडवोकेट को मिला सकता है, बुला सकता है, वो उससे डिस्कशन कर सकता है ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, दाउ नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन। हाँ, इंटेरोगेशन से पहले वो मिल सकता है, बीच में मिल सकता है, लेकिन पूरी इंटेरोगेशन में वकील उसके साथ रहे ऐसा जरूरी नहीं। ठीक, नाउ कमिंग अप ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट इज सेक्शन 46, 47, 48 हम यहाँ पढ़ेंगे। और यहाँ पे ऐसा बोला गया कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, हाउ अरेस्ट इज टू बी मेड, किस तरीके, व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग अ पर्टिकुलर पर्सन। कहते ध्यान से, कहते लिखा है इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, क्योंकि पुलिस ऑफिसर भी अरेस्ट कर सकता था, मैजिस्ट्रेट भी कर सकता था, प्राइवेट पर्सन भी कर सकता था, मेकिंग द सेम, ध्यान से, शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। कहते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन की अरेस्ट करना चाहते हैं तो इन दैट सिचुएशन पुलिस ऑफिसर या जो भी पर्टिकुलर पर्सन उसकी अरेस्ट कर रहा है, हु इज लीगली ऑथराइज्ड टू अरेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसको एक्चुअल में उसकी बॉडी को पकड़ना पड़ेगा, उसकी बॉडी को टच करना पड़ेगा। क्योंकि हम टॉर्ट में ऐसा पढ़ते हैं, असॉल्ट एंड बैटरी, वहां बोलते हैं कि आप फोर्स अप्लाई करते हो, अननेसेसरी फोर्स अप्लाई करते हो तो वो टॉर्ट हो जाता है, सिविल रॉन्ग हो जाता है। बट किसी को पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने के लिए उसकी बॉडी को तो आपको टच करना ही पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करनी पड़ सकती है, अनलेस, कहते हैं तब तक उसकी बॉडी को आप टच ना करिए, अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। कहते हैं अगर आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करना है और आपने उसको बोला लाइक यू आर अंडर अरेस्ट, और वो पोलाइटली सरेंडर करने को तैयार है, आपके साथ जाने को तैयार है, तो आपको फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करना चाहता हूं बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, तो मैं उसको बोलता हूं यू आर अंडर अरेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्राइम एंड यू हैव बीन अरेस्टेड, और वो पर्टिकुलर पर्सन चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाने को तैयार है, तो मैं जबरदस्ती थोड़ी ना फोर्स अप्लाई करूंगा, उसकी कॉलर पकड़ूंगा, उसको धक्का मारता हुआ ले जाऊंगा। वो जाने को मेरे साथ प्यार मोहब्बत से तैयार है तो मेरे को भी प्यार मोहब्बत ही दिखानी पड़ेगी। ठीक है, फिर ध्यान से देखिए, कहते हैं प्रोवाइडेड दैट वेयर अ विमेन इज टू बी अरेस्टेड। कहते हैं ये तो बात हो गई नॉर्मल, हम कह सकते हैं मेल के लिए, लेकिन प्रोवाइजो दिया और प्रोवाइजो में लिखा कि अगर एक विमेन को अरेस्ट किया जाना है अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कॉन्ट्रेरी। कहते हैं अगर कोई और सर्कमस्टांसेस हो तो अलग बात है, भूल जाइए इसको भी, हम लोगों ने क्या पढ़ा। कहते हैं वेयर अ विमेन इज टू बी अरेस्टेड, हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड। जब आप एक विमेन को अरेस्ट करने जाते हैं तो आप उसको ओरली बोलिए यू आर अंडर अरेस्ट, और उसकी कंसेंट मिल जाती है कि यस, आप मान के ही चलते हो कि आप एक विमेन को अरेस्ट करने जब जा रहे हो तो आप उसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, और उसकी ओरल सबमिशन होती है कि वो साथ में चलने को रेडी होगी, मतलब आप विमेन के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, ऐसा प्रोवाइजो में बोला। अगर सिचुएशन कोई और डिफरेंट तो अलग बात है, बट जनरली ऐसा ही माना जाएगा। और बोला गया वेयर अ विमेन इज टू बी अरेस्टेड, हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड एंड अनलेस द सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर और अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज अ फीमेल, द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ द विमेन फॉर मेकिंग हर अरेस्ट। और अगर एक पुलिस ऑफिसर एक फीमेल है तो वो उसकी बॉडी को टच कर सकती है, अदरवाइज एक मेल ऑफिसर एक फीमेल को, एक विमेन को अरेस्ट नहीं कर सकता बाय टचिंग हर बॉडी। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे बोला गया कि सबसेक्शन 146 का हमको ये बोलता था, सबसेक्शन 1 और सेक्शन 46 हमसे कहता था कि आप किसी को अरेस्ट करने जाओगे तो उसकी बॉडी को टच कर सकते हो और कन्फाइन दैट पर्टिकुलर पर्सन्स बॉडी। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला गया कि जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हो अगर एक विमेन है तो पुलिस ऑफिसर अगर लेडी है तो वो उसकी बॉडी को टच कर सकती है, उसको पोजीशन में ले सकती है, उसको कस्टडी में ले सकती है। पोजीशन वर्ड एक प्रॉपर वर्ड नहीं होगा क्योंकि पोजीशन जनरली हम मटीरियलिस्टिक वर्ड्स के लिए बात करते हैं, यहाँ पे एक नेचुरल पर्सन है। ठीक है, फिर आगे आते हैं, कहते हैं इफ सच पर्सन फोर्सबली रेसिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम। कहते हैं जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप अरेस्ट करने जा रहे हो वो आपसे दूर भाग रहा है, छुटाने की कोशिश कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट, या वो आपकी अरेस्ट से बाहर जाना चाहता है। हम ऐसे बोलते हैं कि आप उसको अरेस्ट करना चाह रहे हो और वो अरेस्ट करने से दूर भाग रहा है,
सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू अफेक्ट द अरेस्ट। क्योंकि वो प्यार मोहब्बत से तैयार था अगर, तो आपको भी प्यार मोहब्बत दिखानी होगी। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने सबसेक्शन 1 में पढ़ा कि पुलिस ऑफिसर जनरली फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। अगर प्यार मोहब्बत से जिस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने गया वो अरेस्ट होने को तैयार है, चुपचाप लेके जाइए, बिना बिना शोर मचाए, बिना फोर्स अप्लाई किया। लेकिन जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो वो पर्टिकुलर पर्सन रेजिस्ट कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, दूर भाग रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, तो आप भी फोर्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। फिर लेकिन आप ये लिखा है कि क्या ये सर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, एक पर्टिकुलर पर्सन भाग रहा है मेरी कस्टडी से, तो क्या हम उसको गोली मार सकते हैं? तो कहने लिखा है नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। कहते हैं अगर आप एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हो जिस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट डेथ वारंट इशू हो चुका है कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन को फांसी होनी है या उम्र कैद होनी है, अगर वो आपकी कस्टडी से भाग रहा है तो इन दैट सिचुएशन आप शूट कर सकते हो। बट अदरवाइज किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को आप शूट नहीं करोगे, और इस तरीके से तो बिल्कुल शूट नहीं करोगे कि उसकी जान चली जाए। शूट करने की नौबत आ भी जाती है तो उसके पैर पे गोली मारिए, उसके हाथ पे गोली मारिए, उसके सीने पे, उसके सिर पे गोली ना मारिएगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर अरेस्टेड पर्सन को मार नहीं सकते। यू आर नॉट हैविंग एनी राइट टू किल अ पर्टिकुलर पर्सन, दैट विल बी काउंटेड एज अ मर्डर। जनरली एनकाउंटर्स में ऐसा होता है। ठीक है। लेकिन अगर किसी ने बहुत हीनियस क्राइम किया हुआ है, सच अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड एट पर्टिकुलर पर्सन, जो भागने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसको फांसी हो सकती है या फांसी का ऑर्डर दे दिया गया है और वो पर्टिकुलर पर्सन बेल पे था और बाद में उसको फांसी का ऑर्डर दे दिया गया है, आप उसको अरेस्ट करने गए हो, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको उम्र कैद की सजा दी जानी है या दी जा चुकी है, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन भागने की कोशिश करता है और वो मर जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यही होने वाला था। लेकिन फिर भी ये बहुत क्वेश्चनेबल पॉइंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस हैं जो आपके पार्ट नहीं है, बट देन ऑल्सो बिना किसी जस्टिफाइड रीजन के आप किसी की जान नहीं ले सकते। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 46 के सबसेक्शन 4 पे आते हैं। लास्ट सबसेक्शन ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। कहते हैं सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। कहते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस दिए हुए हैं, ऐसा कभी भी नहीं लिखा कि वुमेन, वैसे तो ऐसा बोला गया है, ऐड ऑन किया गया है अमेंडमेंट के थ्रू कि एक वुमेन को सूरज ढलने के बाद अरेस्ट ना करिए और सूरज उगने से पहले भी अरेस्ट ना करिए, मतलब शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे उसको अरेस्ट ना करिए। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल केस है, लाइक आज वुमेन्स टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस को भी ज्वाइन कर चुकी हैं, तो इन दैट सिचुएशन अगर एक वुमेन एक टेररिस्ट है और अब वो ऐसे बोल रही है कि शाम हो चुकी है मैं अरेस्ट नहीं होंगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे एक वुमेन को अरेस्ट किया जा सकता है आफ्टर सनसेट ऑल्सो एंड बिफोर सनराइज, बट अगेन पुलिस ऑफिसर लेडी का होना जरूरी है। अगर आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं बाय टचिंग हर बॉडी फोर्सफुली, अगर आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं तो एक लेडी ऑफिसर का होना जरूरी है। अगर वो ओरली अरेस्ट हो जाने को रेडी है बाय वर्ड ऑफ माउथ, आपने बोला कि यू आर अंडर अरेस्ट और वो अरेस्ट होने को तैयार है, तो आपको उसकी बॉडी को टच करने की जरूरत नहीं है, पुलिस ऑफिसर लेडी होने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है। कहते हैं सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट। वो कह रहे हैं अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट हो गया तो इन दैट सिचुएशन द वुमेन पुलिस ऑफिसर शैल बाय मेकिंग अ रिटन रिपोर्ट obtain the prior permission of the judicial magistrate of the first class within whose local jurisdiction the offence is committed or the arrest is to be made। कहते हैं फिर भी अगर कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा है जहां पे उसको आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अरेस्ट करना है, तो 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी होगी। विमेन पुलिस ऑफिसर को एक रिटन रिपोर्ट देनी होगी और रिटन रिपोर्ट के थ्रू परमिशन लेनी होगी फ्रॉम द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और उसके बाद ही जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अलाउ करेगा उस विमेन पुलिस ऑफिसर को, तो ही वो उसको आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। नाउ अगर हम सेक्शन 46 की एनालिसिस करें तो बहुत सिंपल तरीके से एनालिसिस हुई है, ऐसा आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सेक्शन 46 सेट्स आउट द मैनर इन विच एन अरेस्ट इज टू बी मेड। सेक्शन 46 हमको एक तरीका बताता है कि कैसे एक पर्टिकुलर पर्सन को आप अरेस्ट कर सकते हैं। द सेक्शन ऑथराइजेज अ पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट टू एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन यूज ऑल नेसेसरी मीन्स टू अफेक्ट द अरेस्ट इफ देयर इज एनी फोर्सफुल रेजिस्टेंस। वैसे तो आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जिसको अरेस्ट कर रहे हो अगर वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप भी उसको अरेस्ट करने के लिए फोर्स अप्लाई कर सकते हो। हाउएवर दिस सेक्शन डज नॉट गिव अ राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेक्शन आपको राइट नहीं देता टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कहते हैं आप एक पर्टिकुलर पर्सन को तो मार ही नहीं सकते। हाँ, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे उसके अगेंस्ट डेथ सेंटेंस इशू हुआ हुआ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस इशू हुआ है, वहाँ पे डेथ हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि उसकी डेथ हो जाए। ठीक है। यहाँ पे बात दी गई है कि अरेस्ट क्या है, हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, अगेन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 47 कहता है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने की बात हो रही है, आप उसको अरेस्ट करना चाहते हो और वो अरेस्ट से भाग कर किसी के घर में छुप गया है, तो आप उस पर्टिकुलर घर की सर्च कर सकते हो। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप क्या पुलिस ऑफिसर्स या मजिस्ट्रेट के थ्रू अगर कोई ऑर्डर आया है तो क्या पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर घर की सर्च कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है, कर सकते हैं अगर आपको शक है कि जिसको आप अरेस्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है। नाउ सेक्शन 48
क्या आप एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो और वो पर्टिकुलर पर्सन भाग रहा है, और क्या आप दूसरे एरिया में जाके उसको अरेस्ट कर सकते हो? तो क्या लिखा है, सेक्शन 48 ऑथराइजेज अ पुलिस ऑफिसर टू परस्यू द ऑफेंडर इनटू एनी प्लेस इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग हिज अरेस्ट विदाउट वारंट। ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 48 क्या कह रहा है? कह रहे सेक्शन 48 कह रहा है इट ऑथराइजेज अ पुलिस ऑफिसर, कह रहे सेक्शन 48 ऑथराइज कर रहा है एक पुलिस ऑफिसर को टू परस्यू द ऑफेंडर, कि आप पीछे पीछे जाइए। मतलब अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है और आप एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करना चाहते हो, तो आप किसी भी जगह पे, पूरे इंडिया में किसी भी जगह पे जाके आप उसको अरेस्ट कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ अफेक्टिंग हिज अरेस्ट विदाउट वारंट। लेकिन इंडिया के बाहर नहीं जा सकते, विद इन इंडिया ही रहिएगा, ठीक है। ऑर्डिनरली अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एट लिबर्टी टू गो आउटसाइड इंडिया and to arrest an offender without a warrant. But if he can arrest an offender without warrant who escapes into any place in India, he can be pursued and arrested by him without warrant. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप आउटसाइड इंडिया नहीं जा सकते, लेकिन अगर इन इंडिया वाली बात होती है तो आप उसको अरेस्ट करने के लिए जा सकते हैं टू एनी प्लेस इन इंडिया, विदाउट वारंट भी आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और जब आप विदाउट वारंट एज सच किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करते हैं, तो पर्सन अरेस्टेड आर टू बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन विदाउट अननेसेसरी डिले एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू बेल। कि अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करते भी हो तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने तो उसको पेश करना ही होगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट फॉर प्रोड्यूसिंग द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपने सपोज एक पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया था यूपी में, बट आपने उसको अरेस्ट किया है मुंबई में, तो आप उसको यूपी लेकर आइएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट अ वारंट ही कैन बी केप्ट इनटू कस्टडी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स एंड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड ही इज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। तो कहते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको पेश करना होगा विद द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। अगर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो है वो उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन का नहीं है जिस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में ये क्राइम हुआ है, तो हु कैन अंडर सेक्शन 167 ऑर्डर हिज डिटेंशन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 days, और इफ he can be taken to a magistrate under whose jurisdiction he is to be tried। लेकिन अगर एक ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने आप ले गए हैं जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो पर्टिकुलर मैटर आता है, तो वो पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट रिमांड को एक्सटेंड कर सकता है विच में एक्सीड 15 days बट नॉट मोर देन 60 days। तो इसका मतलब अगर प्रॉपर जुरिस्डिक्शन वाला मजिस्ट्रेट है तो 15 दिन से ज़्यादा की भी डिटेंशन हो सकती है, कस्टडी मिल सकती है, 60 दिन से लेकिन ज़्यादा की नहीं मिल सकती। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट वो मजिस्ट्रेट नहीं है जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये पर्टिकुलर मैटर है, तो वो 15 दिन से ज़्यादा की यहाँ पे डिटेंशन का ऑर्डर नहीं दे पाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में बोला गया है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करते हो विदाउट वारंट, तो आपको पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट द केसेस ऑफ ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट विद इन द लिमिट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन वेदर सच पर्सन हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज। कह रहे हैं अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करते हो विदाउट अरेस्ट वारंट, तो उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे और हर टाइम टू टाइम रिपोर्ट देनी होगी टू द मजिस्ट्रेट ऐसे पर्टिकुलर पर्सन की। ये बात देखिए सेक्शन 58 में। और लास्ट में आए तो कहते हैं पर्सन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज ओनली ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए या तो बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, या बेल ग्रांट होगी, या फिर कोर्ट का ऑर्डर आएगा। तो दिस वाज होल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कवर किया अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि ऐसी सिचुएशंस देखने को मिल जाती हैं। तो वो सिचुएशंस को अब जब आप देखोगे टीवी पे या ऐसा किसी शो पे, तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे एंड प्लीज लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए जिससे कि मैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे भी वीडियो बना सकूँ। तो टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे, बाय बाय।